कहानी थाईलैंड के एक मार्शल आर्ट मंदिर से शुरू होती है, जहां हम टोंग पो नाम के एक फाइटर को देखते हैं। टोंग पो इतना ताकतवर था कि वह सिर्फ कुछ ही वार में पत्थर की मूर्ति को टुकड़ों में तोड़ देता था। जो भी उससे लड़ने की चुनौती देता, टोंग उसे रिंग में बेरहमी से मार देता था। लोग उसकी ताकत के लिए उसकी तारीफ करते थे और सभी का मानना था कि थाईलैंड में टोंग पो से ताकतवर कोई नहीं है और उसे कोई हरा नहीं सकता। पुलिस ने कई बार टोंग पो को उसके क्रूर झगड़ों और हत्याओं के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह कानून की गिरफ्त से बच निकलता था। इसके बाद हमें थाईलैंड के पहाड़ों में एक प्राचीन मार्शल आर्ट मंदिर दिखाया जाता है, जहां केवल सबसे ताकतवर फाइटरों को ही मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिलता था। यहाँ हम कर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए थाईलैंड आया था। वह यहाँ महान फाइटर टोंग पो को ढूंढ रहा था और वह सिर्फ उसी से मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। कर्ट के लिए टोंग पो तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती थी। उससे मिलने से पहले कर्ट को उसके शिष्य काबी से लड़ना पड़ा। काबी नशे में था, लेकिन उसकी ताकत और रफ्तार किसी भी आम फाइटर से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में उसने कर्ट को इतनी जोर से मारा कि कर्ट समझ गया कि वह सही जगह पर आया है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसका अगला प्रतिद्वंदी स्ट्रोम था, जो अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक किक्स के लिए मशहूर था। किसी तरह कर्ट ने खुद को संभाला और साबित किया कि वह कमजोर नहीं है। अपने हौसले के दम पर वह मंदिर में दाखिल हो गया, लेकिन टोंग पो से ट्रेनिंग पाने के लिए उसे अभी लंबा सफर तय करना था। 3 दिन की कड़ी मेहनत और कठिन अभ्यास के बाद आखिरकार टोंग पो सामने आया। वह एक हैवीवेट और ताकतवर फाइटर था। उसकी मौजूदगी ही किसी को भी डराने के लिए काफी थी। अपनी ताकत दिखाने के लिए उसने सिर्फ 2 बार में पत्थर की मूर्ति तोड़ दी। ये देखकर कर्ट को समझ आ गया कि उसकी ताकत आम लोगों से कहीं ज्यादा है। अब असली मुकाबला शुरू हुआ। सभी छात्र अपनी ताकत और हुनर दिखाने लगे। हर कोई पूरी ताकत से लड़ रहा था, क्योंकि टोंग का शिष्य बनने का मौका सिर्फ कुछ लोगों को ही मिलने वाला था। लेकिन कर्ट के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जब बाकी फाइटर्स अपने कमरों में थे, कर्ट धीरे धीरे मंदिर के अंदर आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक हथियार था और उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। तभी पता चलता है कि वह यहाँ सीखने नहीं आया था, बल्कि टोंग पो से अपना पुराना हिसाब चुकता करने आया था। कुछ ही पलों में वह टोंग पो के कमरे तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। टोंग पो पहले से ही जाग रहा था। उसने बिना देखे ही कर्ट की मौजूदगी को महसूस कर लिया। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम मैरी के भाई हो, वही फाइटर जिसे मैंने पिछले टूर्नामेंट में हराया था। ये सुनते ही कर्ट का गुस्सा हद पार कर गया। उसने बिना सोचे समझे टोंग पो पर हमला कर दिया, लेकिन एक ही पल में टोंग पो ने कर्ट को जमीन पर गिरा दिया। उसका पहला वार इतना जोरदार था कि कर्ट का शरीर हिल गया और दूसरा वार उसे पूरी तरह बेहोश कर गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कर्ट ने टोंग पो को मारने की कोशिश क्यों की। कर्ट और उसका बड़ा भाई एरिक अमेरिकन कराटे और मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेते थे। कर्ट, जो अभी ट्रेनिंग में था, हमेशा अपने भाई से प्रेरित रहता था और उसके जैसा बनना चाहता था। जल्द ही एरिक ने वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जीतने के बाद भी वह खुश नहीं था। वह हमेशा नए चैलेंज और नए विरोधियों की तलाश में रहता था। एक दिन मैच खत्म होने के बाद मार्सिया नाम की एक महिला एरिक से मिलने आई। वह एरिक को उसकी जीत की बधाई देती है और कहती है कि तुम सच में एक बहुत ताकतवर फाइटर हो। मार्सिया कहती है कि अगर वह अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करे तो वह बहुत पैसा कमा सकता है। वह चाहती थी कि एरिक थाईलैंड में मुए थाई फाइटिंग में हिस्सा ले। मार्सिया एरिक को एडवांस में $1 लाख देती है और उसे बताती है कि यह कोई सामान्य मैच नहीं होगा। यहाँ कोई नियम नहीं होंगे, कोई रेफरी नहीं होगा। जो अंत तक बचेगा वही विजेता होगा। कर्ट को यह ऑफर बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह अपने भाई से कहता है कि वह पैसे वापस कर दे। कर्ट जानता था कि अगर कोई नियम नहीं होंगे तो एरिक की जान भी जा सकती है, लेकिन एरिक को यह एक सुनहरा मौका लगता है। वह गरीबी से उठा था और अब पैसा और नाम कमाना चाहता था। दोनों भाइयों के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन एरिक किसी की नहीं सुनता और अकेले ही थाईलैंड के लिए निकल जाता है। कुछ हफ्तों बाद कर्ट को एक निमंत्रण मिलता है। एरिक बताता है कि वह जल्द ही थाईलैंड के सबसे बड़े फाइटर्स में से एक से लड़ने वाला है और वह चाहता है कि कर्ट उसे देखे। इसके बाद कर्ट तुरंत थाईलैंड के लिए निकल जाता है। जब कर्ट फाइट की जगह पर पहुंचता है तो वह देखता है कि यह कोई बड़ा स्टेडियम नहीं, बल्कि गंदी और खतरनाक गलियों में बना एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब है। यहाँ कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस खून, मुक्के और तब तक लड़ाई जब तक कोई गिर न जाए। फाइट शुरू होती है। एरिक अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन कर्ट जल्द ही समझ जाता है कि उसका भाई टॉम के सामने टिक नहीं पाएगा। 2 राउंड के बाद भी टॉम के शरीर से पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरती, जबकि एरिक थक चुका था और उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। अचानक पुलिस की सायरन बजती है। इस गैर कानूनी मैच को रोकने के लिए पुलिस आ जाती है। सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन भागने से पहले टॉम अपना काम कर देता है। वह एरिक की गर्दन पकड़ता है और उसे इतनी जोर से दबाता है कि वह एक ही बार में मर जाता है। जब कर्ट अपने भाई के पास आता है तो वह उसे बचा नहीं पाता। जब कर्ट एरिक को उठाने के लिए रिंग में पहुंचता है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। भले ही उसके भाई की मौत हो गई हो, लेकिन वहां की भीड़ पर इसका कोई
कोई असर नहीं पड़ता। एरिक की मौत पर दुख मनाने की बजाय टॉम को दुनिया का सबसे महान फाइटर माना जाता है। उसी रात पुलिस स्टेशन में ऑफिसर लुई एरिक की हत्या की जांच कर रहा था। टॉम को गिरफ्तार करने के लिए वह अपने बॉस से वारंट जारी करने को कहता है, लेकिन उसका बॉस जोशुआ को रोकते हुए कहता है, तुमने सब कुछ देखा है, लेकिन अगर कोई गवाह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यह साफ था कि एरिक की मौत पर कोई केस दर्ज नहीं होगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा। तभी मार्शा पुलिस स्टेशन आती है। उसके चेहरे पर ना दर्द था और ना ही कोई पछतावा। वह कर्ट का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा भाई सच में अच्छा फाइटर होता तो वह इस तरह रिंग में नहीं मारा जाता। यह सुनते ही कर्ट का गुस्सा बढ़ जाता है और वह मार्शा की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। अब कर्ट सच्चाई समझ चुका था कि यहाँ सब कुछ मार्शा के इशारे पर हो रहा है। इसके बाद कर्ट को उसके भाई के पुराने ट्रेनर माइकल के पास ले जाया जाता है। माइकल कई सालों से थाईलैंड में फाइटर्स को ट्रेनिंग दे रहा था और कर्ट का भाई एरिक भी उसका छात्र रह चुका था। उसे बुलाया गया था, जिसके लिए उसने इतने महीनों तक थाईलैंड में रहकर मेहनत की थी। अपने भाई की मौत से कर्ट को इतना दुखी देखकर माइकल उससे कहता है कि उसकी इस हालत के लिए वही जिम्मेदार है। कर्ट को एहसास होता है कि एरिक ने अपनी ट्रेनिंग कभी पूरी नहीं की थी, इसी वजह से वह टोंग से हार गया। इससे पहले कि कर्ट कुछ समझ पाता, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी उसे एयरपोर्ट ले जाते हैं। वे चाहते थे कि वह अमेरिका वापस चला जाए और अपने भाई की मौत को भूल जाए, लेकिन कर्ट का इरादा कुछ और ही था। वह हर हाल में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। कर्ट चालाकी से वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद कहानी वर्तमान में आ जाती है। उसने महीनों की प्लानिंग के बाद टोंग पर हमला किया, लेकिन टोंग ने उसके इस प्रयास को नाकाम कर दिया। टोंग उसे मारना चाहता था, लेकिन उसने अपने हाथ गंदे नहीं करने का फैसला किया और पुलिस से कहा कि उसे सुरक्षित जगह पर रखा जाए। जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, ऑफिसर लुई वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है। लुई, जो पहले से ही इस केस में दिलचस्पी ले रहा था, कर्ट को एक ऐसी जगह ले जाने लगता है जहां उसे कोई नुकसान न पहुंच सके। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उनका रास्ता अचानक रुक जाता है। लुई को शक हो जाता है और तभी चारों तरफ से हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। टोंग ने इन लोगों को कर्ट को मारने के लिए भेजा था, लेकिन कर्ट भी कोई आम इंसान नहीं था। उसने समझदारी और तेजी से खुद को बचाया और वहां से निकलने में सफल हो गया। अब लुई, जिसे कर्ट पर भरोसा होने लगा था, उसे माइकल के पास ले जाता है। माइकल उसे छुपाने का फैसला करता है ताकि वह सुरक्षित रह सके और इस देश से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन कर्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, और वह थी अपने भाई की मौत का बदला। वह माइकल से ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है ताकि वह टोंग पो को हरा सके। माइकल पहले कर्ट की ताकत और उसकी क्षमता को देखता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि अगर कर्ट इस हालत में लड़ेगा तो वह भी अपने भाई की तरह मारा जाएगा। लेकिन कर्ट हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हर चोट को सहा। आखिरकार माइकल को कर्ट की ट्रेनिंग के लिए हाँ कहना पड़ा। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि माइकल उसे एक बेहतरीन मुए थाई किक सिखा सके ताकि वह टोंग को हरा सके। पता चलता है कि एक महान फाइटर बनना इतना आसान नहीं होता। माइकल उसे एक पल के लिए भी आराम नहीं करने देता। उसकी दिन रात कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग जारी रहती है। कई हफ्ते बीत जाते हैं और कर्ट धीरे धीरे मजबूत और फुर्तीला बन जाता है। एक दिन वह पहली बार माइकल पर हमला करने में सफल हो जाता है। इससे साफ हो जाता है कि वह जल्द ही टोंग पो से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। माइकल कर्ट को एक फाइट क्लब में ले जाता है। यहां आने से पहले माइकल ने कर्ट से कहा था कि वह सिर्फ दूसरों की लड़ाई देखना चाहता है, लेकिन यह एक झूठ था। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, कर्ट का नाम लड़ाई के लिए पुकारा जाता है। कर्ट हैरान होकर माइकल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। माइकल हंसते हुए जवाब देता है कि स्ट्रीट फाइट कभी भी हो सकती है। तुम्हें असली स्ट्रीट फाइटिंग सीखनी होगी और हमेशा तैयार रहना होगा। वह कर्ट से यह भी कहता है कि तुम्हें मेरी ट्रेनिंग फीस इस पैसे से चुकानी होगी। कर्ट के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे रिंग में उतरना ही पड़ा। कर्ट का मुकाबला एक ताकतवर और अनुभवी फाइटर से था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका सामना ऐसे फाइटर से था जो बिना हिले डुले लड़ रहा था। वह कर्ट के हर वार, हर मुक्के और हर किक को सहता जा रहा था और उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर माइकल को समझ आ गया कि कर्ट अभी तैयार नहीं है। मजबूरी में माइकल को फाइट रुकवानी पड़ी। कर्ट को बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गया। हालांकि माइकल इस फाइट में अपने सारे पैसे हार गया, लेकिन कर्ट ने एक बड़ा सबक सीख लिया कि वह अभी टोंग पो से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगली सुबह टोंग का शिष्य कैबी अचानक माइकल के घर आ जाता है। दरअसल टोंग पहले से ही कैबी से नाराज था और उसने उसे मंदिर से निकाल दिया था। अब कैबी के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह कर्ट से उम्मीद करता है कि वह माइकल से उसे शरण दिला दे। इस समय कर्ट को मदद की जरूरत थी और एक अच्छा साथी उसके लिए फायदेमंद हो सकता था। माइकल भी यह समझ जाता है और कैबी को अपने साथ रखने का फैसला करता है। दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य था, टोंग पो के सबसे ताकतवर होने के घमंड को तोड़ना। माइकल कर्ट को मुए थाई की खास तकनीक सिखाता है। उसकी सबसे कठिन ट्रेनिंग में वह दिन रात नारियल तोड़ने की प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह लगातार अभ्यास करता रहता है जब तक कि वह बिना किसी परेशानी के नारियल तोड़ने में सक्षम नहीं हो जाता। अब कर्ट को लगता है कि वह टोंग पो से बदला लेने के लिए तैयार है। अपने गुरु के मना करने के बावजूद कर्ट आधी रात को टोंग पो के मंदिर पहुंच जाता है। वह सीधे टोंग को चुनौती देने आया था। वहां उसका सामना स्ट्रोम से होता है, जो पहले कर्ट के लिए एक खतरा था, लेकिन अब कर्ट बहुत ताकतवर हो चुका था। वह स्ट्रोम को हराने में ज्यादा समय नहीं लगाता। इसके बाद वह टोंग के सबसे खतरनाक शिष्यों को भी हरा देता है।
अब टोंग के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। वह कर्ट की चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक शर्त पर कि लड़ाई अंडरग्राउंड स्टेडियम में होगी, जहां टोंग कर्ट की हार या मौत से बहुत पैसा कमा सकता है। इसी बीच लुई, जो मंदिर में एक सीक्रेट माइक छुपाकर आई थी, उसे इस पूरी योजना के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चलता है कि इस फाइट का आयोजन मार्शा कर रही है। उसे रंगे हाथों पकड़ने का यह एक बहुत अच्छा मौका था। अब लुई मार्शा को गिरफ्तार करने की योजना बनाती है, लेकिन मार्शा ने पहले ही उसके लिए जाल बिछा रखा था। उसका बॉस, जो मार्शा के लिए काम करता था, लुई को गलत लोकेशन दे देता है। जब लुई वहां पहुंचती है तो उस पर हथियारबंद लोग हमला कर देते हैं। किसी तरह लुई और उसके साथी वहां से बचकर निकल आते हैं, लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि पुलिस विभाग में कई गद्दार हैं। अब वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी और कर्ट की जान भी खतरे में थी। लुई फैसला करती है कि कर्ट को इस फाइट में जाने से रोकना ही एकमात्र तरीका है। इसीलिए वह कर्ट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर देती है। जब कर्ट को पुलिस स्टेशन में बंद किया जाता है तो जोशुआ लुई से कहता है कि टोंग ने अपने ऊपर लगे सारे आरोप हटा दिए हैं। अब कर्ट को बंद रखने का कोई ठोस कारण नहीं बचा है, लेकिन लुई जानती थी कि कर्ट को छोड़ना एक बड़ी गलती होगी। वह कहती है कि वह अब भ्रष्टाचार के केस की जांच कर रही है और कानून उसे 24 घंटे तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार रखने की अनुमति देता है। जोशुआ और लुई के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन कर्ट और माइकल इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। वे गार्ड को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं मार्शा भी अपनी चाल चलती है। वह अपने लोगों को कर्ट को ढूंढ कर लाने के लिए भेजती है, लेकिन इससे पहले कि वे उसे ढूंढ पाते, कर्ट खुद फाइट के लिए पहुंच जाता है। उसने तय कर लिया था कि अब यह लड़ाई खत्म करके ही रहेगा, कि वह अपने भाई के कातिल से बदला लेकर रहेगा। जब कर्ट उसके सामने आता है तो टॉम उसे धमकी देता है कि वह भी अपने भाई की तरह मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले वह उसे बेबस महसूस कराएगा, क्योंकि उसने उसे मारने के लिए हथियार का इस्तेमाल किया था। लड़ाई शुरू होती है। पहला राउंड सिर्फ हाथों की फाइट होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। शुरुआत में कर्ट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह टॉम पर हमला करता है, उसे महसूस होता है कि उसके हर वार टॉम के लिए बस हल्के थप्पड़ जैसे हैं। टॉम उसके हर हमले को अपने नंगे हाथों से रोक देता है और कर्ट का खून बहने लगता है। वह चाहता तो एक ही पल में उसे मार सकता था, लेकिन उसे पता था कि इस फाइट में कर्ट को ज्यादा तकलीफ देकर वह ज्यादा पैसा कमा सकता है। दूसरे राउंड में दोनों के हाथों में कांच के टुकड़े लगा दिए जाते हैं, जिससे यह लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। सबसे पहले कर्ट पर कांच लगे हाथों से वार किया जाता है और उसका चेहरा खून से भर जाता है, लेकिन कर्ट हार नहीं मानता और किसी तरह टॉम पर पलटवार करता है। उसका हमला गुस्से से भरे टॉम को और ज्यादा आक्रामक बना देता है और वह कर्ट को बुरी तरह पीटता है। वह उसे मार ही देता, लेकिन मार्शा उसे इशारे से थोड़ी देर रुकने को कहती है, क्योंकि उसके लिए इतनी जल्दी मर जाना एक नुकसान का सौदा था। कुछ समय के लिए टॉम उस पर हमला रोक देता है। तीसरे राउंड में दोनों को तलवारें दी जाती हैं और अब यह लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। टॉम कर्ट को उसी तरह दबाता है जैसे उसने उसके भाई को दबाया था। तभी मार्शा इशारा करती है कि सभी ने अपनी अपनी बाजियां लगा दी हैं, अब समय आ गया है कि कर्ट को उसके भाई के पास भेज दिया जाए। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और दरवाजा बंद होते ही अंदर घुस जाती है। वे सभी को हथियारों के साथ घेर लेते हैं। लुई मार्शा को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी मार्शा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि घमंड होता है, क्योंकि उसे पता था कि वह जल्द ही छूट जाएगी। लुई फाइट रोकने को कहती है, लेकिन कर्ट उससे गुजारिश करता है कि फाइट न रोकी जाए। यह उसके लिए अपने भाई की मौत का बदला लेने का आखिरी मौका था। इसके बाद लुई चुपचाप पीछे हट जाती है। तीसरा और आखिरी राउंड शुरू होता है। इस बार मुकाबला और भी खतरनाक था। दोनों को डबल तलवारें दी जाती हैं, मतलब इस लड़ाई में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। चारों तलवारों की टकराहट शुरू होती है। कर्ट पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था, लेकिन टोंग के हमले बहुत तेज और खतरनाक थे। कुछ ही समय में टोंग कर्ट को उसी तरह पकड़ लेता है जैसे उसने उसके भाई को पकड़ा था। कर्ट मरने ही वाला था, लेकिन तभी उसे अपने भाई की हार और माइकल की सिखाई हुई फाइटिंग तकनीक याद आती है। कर्ट एक खास मूव का इस्तेमाल करता है और खुद को टोंग की पकड़ से छुड़ा लेता है। इसके बाद बिना रुके वह टोंग पर मास्टर किक से हमला करता है। टोंग बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन कर्ट रुकता नहीं। वह लगातार हमला करता रहता है और टोंग कमजोर पड़ने लगता है। टोंग दीवार में फंसी हुई तलवार निकालकर कर्ट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। कर्ट के हाथों में कांच बंधा हुआ था और वह पूरी ताकत से टोंग की गर्दन पर वार करता है। वह तब तक हमला करता रहता है जब तक उसकी गर्दन फट नहीं जाती। जल्द ही टोंग का इतना खून बह जाता है कि वह बेहोश होकर मर जाता है। कर्ट का बदला पूरा हो चुका था। यहीं पर यह लड़ाई खत्म होती है। कर्ट और लुई साथ में अमेरिका जाने का फैसला करते हैं, जहां वे अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। वहीं माइकल भी अकेला नहीं था। उसने अपनी सारी बचत टोंग पो के खिलाफ दांव पर लगा दी थी और उसकी हार के साथ ही उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिलती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेकर आएं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले